तो चलिए आज एक अहम मौजू पर बात करते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट केयर का तरीका बहुत तेज़ी से बदल रहा है। हम पुराने मेथड से आगे बढ़कर एक ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा डायनामिक अप्रोच की तरफ जा रहे हैं और इस सब के मरकज़ में है फंक्शनल हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। आखिर ये है क्या? आइए देखते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करें जो आईसीयू में रोज पेश आती है। एक पेशेंट की हालत ठीक नहीं, अनस्टेबल है और डॉक्टर्स के सामने एक क्रूशल सवाल खड़ा है। इस मरीज को मजीद फ्लूइड्स की ज़रूरत है या फिर ऐसी दवाएं जिन्हें हम प्रेसर्स कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करती हैं। और फिर अचानक मॉनिटर पर नंबर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर तेज़ी से नीचे जा रहा है। ये क्राइसिस की पहली निशानी है। फिर मसला और बढ़ जाता है। हाइपोपरफ्यूजन की अलामत जाहिर होने लगती हैं। इसका क्या मतलब है? सादा लफ्ज़ों में जिस्म के अहम ऑर्गन्स तक खून की सप्लाई कम हो रही है और इसका एक इशारा फॉर इंस्टेंस यूरिन आउटपुट का कम होना है। खतरे की घंटी बज रही है और ज़ोर से बज रही है। ऐसे लम्हात में वक्त सबसे कीमती चीज़ है। पेशेंट की ज़िंदगी और उसकी रिकवरी अगले फैसले पर डिपेंड करती है। यही वो फैसला है जो ट्रीटमेंट के नतीजे को तय कर सकता है। और इस फैसले में हमारी मदद करने के लिए दो मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। स्टैटिक मॉनिटरिंग यानी पुराना तरीका वर्सेस फंक्शनल मॉनिटरिंग यानी नया तरीका। इस फ़र्क को समझने का सबसे आसान तरीका यह है, सोचिए कि स्टैटिक इंडिकेटर्स जैसे कि सीवीपी या सेंट्रल वीनस प्रेशर एक तस्वीर की तरह है, एक सिंगल स्नैपशॉट जो बस एक लम्हे की कहानी बताता है। जबकि फंक्शनल इंडिकेटर्स जैसे पीपीवी और एसवीवी एक पूरी वीडियो की तरह है। ये हमें वक्त के साथ जिस्म में होने वाली तब्दीलियों की मुकम्मल कहानी दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इस नई अप्रोच की ज़रूरत क्यों पेश आई? जैसा कि महमूदुल हसन ने वाजे किया, सिर्फ स्टैटिक इंडिकेटर्स पर डिपेंड करना दो प्रॉब्लमैटिक साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर ये सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि मरीज फ्लूइड्स को आखिर रिस्पॉन्ड करेगा भी या नहीं। और गलत फैसले का नतीजा क्या हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड, यानी जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा पानी, जो खुद एक बड़ा मसला बन सकता है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे एक ब्रीदिंग मशीन यानी वेंटिलेटर हमारे दिल के बारे में इतने राज फाश कर सकता है। ये सब काम करता है एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर, जिसे फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व कहते हैं। इसे एक रबर बैंड की तरह समझें। रबर बैंड को जितना खींचेंगे वो उतनी ही ताकत से वापस जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दिल का मसल भी जितना स्ट्रेच होता है उतनी ही कुव्वत से खून पंप करता है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। अगर रबर बैंड को हद से ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा या ढीला पड़ जाएगा। तो होता क्या है? जब कोई पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो हर सांस के साथ सीने के अंदर प्रेशर बढ़ता है। ये प्रेशर वक्ती तौर पर दिल की तरफ वापस आने वाले खून के फ्लो को थोड़ा सा कम करता है। इस वजह से हर सांस के साथ दिल का आउटपुट भी थोड़ा बदलता है और यही तब्दीली, यही हमारा की सिग्नल है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? बिल्कुल सिंपल। अगर ये वेरिएशन या उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व के स्टीप हिस्से पर हैं। सादा लफ्ज़ों में उनका दिल उस रबर बैंड की तरह मज़ीद स्ट्रेच हो सकता है और ये एक अहम इशारा है कि उन्हें फ्लूइड्स की ज़रूरत है। अब वक्त है हमारी कहानी के अहम कैरेक्टर से मिलने का। ये वो नंबर्स हैं जो इस हार्ट लंग इंटरैक्शन को क्वांटिफाई करते हैं। इनके नाम हैं एसपीवी, पीपीवी और एसवीवी। तो ये 3 की इंडिकेटर्स हैं। पहला है एसपीवी यानी सिस्टोलिक प्रेशर वेरिएशन, फिर है पीपीवी यानी पल्स प्रेशर वेरिएशन और तीसरा है एसवीवी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन। इनमें से हर एक के लिए एक थ्रेशहोल्ड वैल्यू है। अगर रीडिंग उस वैल्यू से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट के फ्लूइड्स को रिस्पॉन्ड करने का चांस बहुत ज़्यादा है। पहला नंबर जो याद रखना है, 10% से ज़्यादा। ये एसपीवी और एसवीवी के लिए अहम हद है। फिर आता है 13% से ज्यादा। ये पीपीवी यानी पल्स प्रेशर वेरिएशन के लिए हमारा थ्रेशहोल्ड है। और आखिर में 15%। ये एसवीवी और एसवीवी की अपर रेंज है, जो फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस का एक मजबूत इशारा देती है। तो 10, 13, 15
ये नंबर्स याद रखने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, इतना आसान भी नहीं है। ये टूल्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब इन नंबर्स पर पूरा एतबार नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये नंबर्स हमें धोखा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर पेशेंट खुद सांस लेने की कोशिश कर रहा है या उनके दिल की धड़कन बेतरतीब है, जिसे अरिदमिया कहते हैं, या फिर ओपन चेस्ट सर्जरी जैसी कंडीशंस में, इन सब सूरतों में इन नंबर्स की अहमियत बदल जाती है। और इससे हम सबसे अहम सबक सीखते हैं, वो ये कि ये नंबर सिर्फ गाइड करते हैं, ये कमांड नहीं करते। असल फैसला हमेशा पेशेंट की पूरी क्लिनिकल पिक्चर को देखकर किया जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है। तो आखिर में हम इस नुक्ते पर आते हैं कि क्या ये नए नंबर्स हर मसले का हल हैं, या फिर ये क्रिटिकल केयर में सही सवाल पूछने का एक बेहतर, ज़्यादा अक्लमंद तरीका है। शायद असल तब्दीली जवाब में नहीं, बल्कि सवाल करने के अंदाज में छुपी है।